हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर करते हुए। सबसे पहला सेगमेंट अपना होता है रिवीजन का। पिछले दिन का रिवीजन हम लोग करते हैं सबसे पहले, तो कल का रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एसबीआई के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं विनय एम टोन्स। इसके अलावा IMDb की रेटिंग आई है भारत में सबसे लोकप्रिय सितारों की, सेलिब्रिटीज़ की। इसमें शाहरुख खान टॉप पर हैं। इसके अलावा बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सौरभ गांगुली को। इसके अलावा अभी हाल ही में न्यू क्लाउड कंपनी ने ये क्लेम किया है कि ये भारत का पहला AI सुपर क्लाउड लॉन्च करेगा। और प्रसून जोशी जी ने एक पुस्तक अभी लॉन्च की है। इस पुस्तक का नाम है 2 पलकों की छाँव में और इसको लिखा है डॉक्टर हेमा जोशी ने। इसके अलावा अभी लद्दाख के सी बर्गथान को GI टैग दिया गया है, ये इसका प्रोडक्ट है। पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई हैं दीप्ति बबूता। और पंकज आडवाणी ने 26वीं बार दोस्तों IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत लिया है। इसके अलावा अभी IIT मद्रास के द्वारा स्टार्टअप्स के लिए भारत के पहले इनक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। और ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट से ट्रांसजेंडर को बैन कर दिया है, ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। डिटेल्स के लिए कल वाली वीडियो देखिए, ये तो आपका क्विक रिवीजन था वन लाइनर के रूप में। इसकी क्विज और PDF आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी, तो फ्री क्विज और फ्री PDF के लिए आप MJT ऐप डाउनलोड करें। बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घोल मछली को अपना स्टेट फिश यानी कि राजकीय मछली घोषित किया? तो दोस्तों अभी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा घोल मछली को, जो कि बहुत ही फेमस मछली होती है, इसको यहाँ का अपना राजकीय मछली घोषित किया है। ये है घोल मछली। इसे गोल्डन फिश भी कहा जाता है, गोल्ड फिश भी कहा जाता है। घोल फिश गुजराती में इसका नाम है। ये देखो बहुत भारी मात्रा में गुजरात में उत्पादन भी इसका होता है इस मछली का। और ये मछली सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। इसमें आप देखोगे तो आयोडीन, ओमेगा-3, DHA, EPA, आयरन, टॉरिन, मैग्नीशियम, फ्लोराइड और भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इस वजह से इसको पोषण का पावर हाउस कहा जाता है। ध्यान रहे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मछली को पोषण का पावर हाउस कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? इसी मछली को, घोल मछली को। और ये एशिया में काफ़ी सम्मानित रूप से ये जानी जाती है। एशिया में है क्योंकि मोस्टली उत्पादन इसका होता है। अगर गुजरात में बात करें तो गुजरात सरकार ने अभी घोल मछली को अपना राजकीय मछली घोषित किया है वर्ल्ड फिशरीज डे के अवसर पर। ये वर्ल्ड फिशरीज डे यानी कि विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया गया। इसके अवसर पर देखो 21 नवंबर को ये विश्व मछली दिवस या विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया है और इसको मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं लिया है। कारण ये है कि इससे रिलेटेड मैं 4 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ पिछले दिनों में, और चारों ही क्वेश्चन में बार बार मैंने बताया है कि 21 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद मैं अलग से क्वेश्चन लेता तो ठीक नहीं बनता, इसीलिए 4 क्वेश्चन में इसको आपको दे दिया गया है। क्योंकि दिवस ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप भी ऊब जाते हो, मुझे पता है, मैं भी ऊब जाता हूँ। हर दिन 2-3 दिवस मनाए जाते हैं, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपको दिया जाता है। कोशिश किया जाता है बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट या जो चीज़ें रिलेट करके बताई जा रही हैं उनको उसी में कवर करा दिया जाए। तो 21 नवंबर को याद रखना विश्व मछली दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मैंने आपको बताया था विश्व मछली के लिए एक सम्मेलन भी हुआ है दिल्ली में, ठीक है ना। चलिए, तो 17% जो है टोटल एक्सपोर्ट, पूरे देश का एक्सपोर्ट में टोटल 17% एक्सपोर्ट गुजरात अकेले करता है। गुजरात की बात आई है तो गुजरात देख लो कहाँ पर है मैप में। इंडिया के मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर है गुजरात, ये रहा गुजरात। गुजरात की ना तटीय सीमा, तटीय मतलब कि समझ लो समुद्री सीमा, ये सबसे बड़ी है भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा। सबसे लंबी तटीय सीमा जो है गुजरात की है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। कई लोग ना आंध्र प्रदेश को लगा देते हैं ये लंबा देख करके, नहीं, ये कर्वेचर के अनुसार वजह से ये ज़्यादा सबसे लंबी ये सीमा इसकी है। गांधीनगर इसकी राजधानी है। भूपेंद्र पटेल जी यहाँ के BJP पार्टी से CM हैं। यहाँ पर आचार्य देवव्रत जी को गवर्नर बनाया गया है। अच्छा, गुजरात अपना बॉर्डर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से शेयर करता है। महाराष्ट्र और गुजरात ये 1 मई 1960 को अलग हुए थे, 1 मई 1960 को। तो 1 मई को दोनों का ही राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी। अगर गुजरात के बारे में बात करें तो देखो ये तो आप जान गए, तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है। गिर नेशनल पार्क की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। गिर नेशनल पार्क में ना एशियाई शेर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं,
ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो एशियाई शेरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? गिर नेशनल पार्क। आपसे पूछा जाएगा अगर कि बताओ कौन सा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो आप बताओगे काजीरंगा नेशनल पार्क असम वाला। आपसे पूछा जाएगा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर चीते लाए गए हैं, तो आप बताओगे कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का। आपसे अगर पूछा जाएगा कि चलिए बताइए सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताओगे कर्नाटक में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा हाथी, अभी रिपोर्ट आई थी। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है ना। टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके लिए कोई ऐसा उम्मीद मत करना कि अलग से कोई क्वेश्चन बन करके आएगा, ये सब स्टैटिक चीज़ें हैं, यही सब पोर्सन तो स्टैटिक कहलाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो गरबा, डांडिया, रासलीला ये सब प्रमुख यहाँ लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक का जो पैनल बैठा है उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनको। गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के ये 14वें नंबर के कैग हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षकों में, संयुक्त यूनाइटेड नेशन का जो ऑडिटर पैनल होता है उसमें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर? 1 साल के लिए, यानी 2024 के लिए। अभी जो ये सत्र बैठने वाली है ये 63वीं सत्र होगी, और इस 63वीं सत्र में ना दुनिया भर के 12 सर्वोच्च ऑडिटर सदस्य इसमें शामिल होंगे। उन्हीं में इनको भी नियुक्त किया गया है, और इस सदस्य के साथ साथ उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं, ठीक है ना। तो ये भारत के कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में इधर उधर हो गया है, ये भारत के कैग हैं। अच्छा, एक चीज़ और, 20 और 21 नवंबर में न्यूयॉर्क में इनको नियुक्त किया गया। और एक क्वेश्चन आया था जिनेवा में वैश्विक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो वो भी इन्हीं को नियुक्त किया गया था, गिरीश चंद्र मुर्मू को। याद हो, आज से कुछ महीनों पहले ये क्वेश्चन आया था कि जिनेवा में वैश्विक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के कैग को, ठीक है जी। चलिए आगे, पिछली कुछ नियुक्तियां हैं उनको देख लेंगे। विलियम एम टोन्स को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। मीरा मुराती ओपन एआई की अंतरिम सीईओ बनी है। हीरालाल सामरिया ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और मुनीष कपूर को भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। जस्टिस राजेंद्र मेनन ये सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। के.एन. शांता कुमार पीटीआई के नए निदेशक हैं। राहुल नवीन ईडी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है? ये सारे जो नियुक्तियां हैं ये मैं बार बार आपको रिवीजन इसलिए कराता रहता हूँ क्योंकि आप बस वीडियो देखते रहो, आपको याद होता रहेगा, बार बार रिकॉल करोगे तो, ठीक है। आगे, निम्न में से किस अभिनेता ने एमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड? तो एमी पुरस्कार दोस्तों ये अभी दिया गया है, अमेरिका में दिया जाता है टीवी सीरीज वगैरह के लिए। तो इस पुरस्कार में अभी मार्टिन फ्रीमैन को, किसे? मार्टिन फ्रीमैन को, जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, इनको दिया गया है अवार्ड बेस्ट एक्टर का। बेस्ट ड्रामा सीरीज द एम्प्रेस को चुना गया है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ला कैडा डाइव में कार्ला सूजा को चुना गया है। आप इंग्लिश में भी इधर भी देख सकते हो, ठीक है ना। बेस्ट एक्टर का मार्टिन फ्रीमैन, और बेस्ट कॉमेडी का वीरदास मिला है, वीरदास लैंडिंग के लिए। ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ क्योंकि ये भारतीय हैं। डेरी गर्ल्स के लिए, डेरी गर्ल्स को भी मिला है, ठीक है ना, सीजन 3। बेस्ट एक्ट्रेस कार्ला सूजा को मिला है ला कैडा के लिए। बेस्ट टीवी मूवी मिनी सीरीज ला कैडा को चुना गया है। और एकता कपूर, ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इनको डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। एकता कपूर तो आप जानते ही होंगे, पहली महिला ये बन गई हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो एमी पुरस्कार ये था, ये अमेरिका में दिया जाता है, टीवी सीरीज वगैरह के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। एक होता है एकेडमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी जानते हैं। ऑस्कर अवार्ड फिल्मों के लिए दिया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा सिनेमा के क्षेत्र का माना जाने वाला अवार्ड होता है। एक होता है ग्रैमी पुरस्कार। देखो, एमी और ग्रैमी में आप कंफ्यूज मत होना। ग्रैमी अवार्ड जो होता है वो संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है जी। इसके अलावा एक होता है बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, वो ब्रिटेन का दिया जाता है। अपने यहाँ फिल्म फेयर, राष्ट्रीय पुरस्कार ये सब दिए जाते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार,
ऐसे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग देशों के अपने अपने बड़े बड़े पुरस्कार हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में मेघालय ने शुरू किया है वाटर स्मार्ट किट अभियान। ये बच्चों के लिए शुरू किया गया है, नाम से स्पष्ट है, वाटर स्मार्ट किट। तो स्मार्ट किट अभियान है वाटर के संरक्षण के लिए, जल के कंजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पर देखो, इस अभियान के तहत क्या होगा ना, बच्चों में एक जागरूकता फैलाई जाएगी कि पानी की बचत करो, पानी को स्वच्छ रखो, पानी का सही और सटीक इस्तेमाल करो, जितना इस्तेमाल करना है उतना ही यूज़ करो, फालतू का ना फेंको। देखो, ऐसा नहीं है कि मेघालय में जल की कमी है, लेकिन मेघालय में ना वाटर को लेकर, पानी को लेकर के ना लोग बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं। और इसी वजह से आप बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह भी देखते होगे। वहाँ का पानी, अगर वहाँ पर नदियाँ बह रही हैं या कोई झील है, वहाँ का पानी आप देख पाओगे कि इतना ज़्यादा स्वच्छ है कि पूरा पूरा नीचे का ज़मीन दिखता है, इतना ज़्यादा वहाँ पर स्वच्छ है। तो वहाँ जल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग सजग भी रहते हैं। तो ऐसे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सजग रहे, वो भी अच्छे तरीके से बच्चों को जल के संरक्षण के बारे में बताया जा सके, इसलिए ये शुरू किया गया है वाटर स्मार्ट किट अभियान। मेघालय में मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा के द्वारा ये शुरू किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे मेघालय के बारे में जान लो। मेघालय आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हो, ये यहाँ से भारत की सबसे चौड़ी नदी है, यहाँ से आती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसके बाद असम में जाती है। यहाँ तक तो सब सही कर ले जाते हैं। यहीं से ये गड़बड़ कर देते हैं लोग, बता देते हैं कि यहाँ मेघालय से होकर जाती है। नहीं, ये असम से होकर जाती है, मेघालय के पास से निकलती है। इस वजह से केवल 2 भारतीय राज्य, अरुणाचल प्रदेश और असम से ही होकर जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा जो है, जो गैप पड़ता है, जिस वजह से असम अपना बॉर्डर शेयर कर रहा होता है बांग्लादेश से, उसी रास्ते से निकल जाती है, मेघालय को टच नहीं करती है। ठीक है, तो 2 ही भारतीय राज्य से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये बात ध्यान रखना। मेघालय यहाँ पर है, मेघालय की राजधानी शिलोंग होती है। कॉनराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी के यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर है फागू चौहान। यहाँ पर नोकरोक नेशनल पार्क है, सिजू पक्षी अभ्यारण्य है, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। वांगला यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है। चेरापूंजी मेघालय आप सुने होंगे। शिलांग, मानिसराम ये प्रमुख स्थल है। मानिसराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा, ये अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती हैं। कभी किसी साल होता है कि मानिसराम में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, कभी समझ में आता रिपोर्ट आती है कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। दोनों पास पास ही सिटी हैं, तो आप ध्यान रखें दोनों का। सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। जिलों की संख्या 11 है। 60 विधानसभा में सीटें, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में सीट जाती है। अपना बॉर्डर ये असम से और उसके बाद बांग्लादेश से शेयर करता है। अगला, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्त्र हिंद 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आस्त्र हिंद इसका दूसरा संस्करण है, 2nd एडिशन है, और ये इस बार आयोजित किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। पिछली बार भारत में राजस्थान में आयोजित किया गया था 2022 में, और 2023 वाला जो है आस्त्र हिंद 2023, जो कि दूसरा ही संस्करण है, पिछली बार ही इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? पर्थ में। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इस बार आयोजन हो रहा है। 22 नवंबर से शुरू हुआ है, 6 दिसंबर तक चलेगा। तो महाजन राजस्थान में पहली वाला हुआ था, पहला संस्करण 1st एडिशन, और ये है 2nd एडिशन। क्लियर है ना? आस्त्र हिंद, आस्त्र से आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कर लेना, हिंद से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। देखो कई बार क्या होता है ना, मैक्सिमम नाम ऐसे ही रखे जाते हैं कि उसके नाम से ही देश का नाम निकल आए। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का ही एग्जाम्पल ले लें तो एक और अभ्यास होता है असिंडेक्स, असिंडेक्स है ना। असिंडेक्स में आप यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये होता है इंडिया, और ये होता है एक्सरसाइज यानी अभ्यास। ठीक है ना? तो असिंडेक्स भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। इसके बाद मालाबार में भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान हिस्सा लेता है। ठीक है, तो ये सभी अभ्यास हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ। आगे कुछ और अभ्यास जो पिछले दिनों में हुए हैं उनको रिकॉल करेंगे। एक्स संप्रीति यानी एक्सरसाइज संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। इसी के बीच में बोंगो सागर भी हुआ था, बोंगो सागर, ये भी ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच ही बोंगो सागर हुआ। युद्धाभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। आसियान सैन्य अभ्यास ये आसियान के 10 सदस्य किए। त्रिशूल जो है ये भारतीय वायुसेना ने किया, इंपॉर्टेंट है।
ब्राइट स्टार ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था। इसमें इजिप्ट, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, कतर, अमेरिका, इंडिया ये सब शामिल थे। ये काहिरा एयरबेस इजिप्ट में हुआ। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स होता है। इसके अलावा बोल्ड कुरुक्षेत्र भी होता है, ये भी अभी हुआ था। वरुण जो है ये भारत फ्रांस में होता है। वरुण के अलावा गरुण, शक्ति, ये सभी फ्रिंजेक्स, ये सभी भारत फ्रांस का होता है। असिंडेक्स यहाँ पर है, आपको दिख जाएगा, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। तरंग शक्ति ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ये पोस्टपोन कर दी गई है, 2024 में आयोजित की जाएगी, भारत में आयोजित की जाएगी। भारत और यूएई के बीच में अभी जायद तलवार हुआ था। जायद से मैंने आपको याद कराया था, जायद अल नहयान जो है उनका नाम याद रखिएगा, यूएई के वो हैं, तो उन्हीं के नाम से जायद तलवार कह सकते हैं आप। जायद मेडल भी यहाँ पर दिया जाता है। अच्छा, जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं, एसएससी जीडी का बैच आया हुआ है। जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कूपन कोड MJT30। MJT30 अगर कूपन कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट बैच, मतलब इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है आपका। वो बैच आपको मात्र और मात्र 419 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसे अवेल कर सकते हैं MJT ऐप से जा करके। पढ़ाने का तरीका तो आप यहाँ पर भी देख ही रहे हैं, वहाँ पर भी डेमो क्लास है, वहाँ पर भी जा करके हमारा पढ़ाने का तरीका भी आप देख सकते हो। हिंदी भी है, मैथ भी है, सारे सब्जेक्ट मतलब जितना भी पूछा जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इसमें कवर कराया गया है, आप जा करके देख सकते हो। आगे, राष्ट्र का कपड़ा कहे जाने वाले शंभू कुमार कासीवाल के जीवन पर अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है थ्रेड बाई थ्रेड। इसको किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखा है दोस्तों सत्य सरन ने। सत्य सरन बहुत ही फेमस एक पत्रकार हैं और लेखक भी हैं, पत्रकार हैं और लेखक भी हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है थ्रेड बाय थ्रेड। ये पुस्तक किसके नाम है, किसके ऊपर लिखी गई है? ये शंभू कुमार कासीवाल के जीवन पर लिखी गई है, जिन्हें कहा जाता है फैब्रिक ऑफ द नेशन। क्या कहते हैं? फैब्रिक ऑफ द नेशन कहते हैं शंभू कुमार कासीवाल। ये हैं शंभू कुमार कासीवाल और इन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। अच्छा, इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है, विमोचन किसने किया है? तो कपिल देव ने किया है। किसने? कपिल देव ने। तो सत्य सरन ने लिखा है, कपिल देव ने विमोचन किया है। लिखा किसके ऊपर गया है? शंभू कुमार कासीवाल के। पेंगुइन रैंडम हाउस जो है ये इसका पब्लिश किया हुआ है, पब्लिकेशन हाउस है। क्लियर है? तो 24 नवंबर को ये मुंबई में लॉन्च किया जाएगा। तो ये पुस्तक थी। अब पुस्तक जो पिछले दिनों में आए हैं उनका फिर से रिवीजन करेंगे, हालांकि कल भी हम लोगों ने किया था, तो फिर से आज बोल देते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। दो पलकों की छाँव में डॉक्टर हेमा जोशी की पुस्तक है। कश्मीर 3 द पार्टीशन ट्रायोलॉजी मनरेज सोढ़ी सोमेश्वर ने लिखा। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड लीना कुमार की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। पिच साइड इसको अमृत माथुर ने लिखा है। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स एंते प्रिया कविता काल PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। विपुल रिखी की पुस्तक आई है ड्रंक ऑन लव कुछ अधूरे शब्द, इसको आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखा है। और मानसून ए पोएम फॉर लव एंड लॉन्गिंग अभय के की पुस्तक है। आगे, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे खुदरा बाजार की सूची में दिल्ली का खान मार्केट किस स्थान पर है? यहाँ पर दुनिया की सबसे महंगी मार्केट के बारे में, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो ज़मीन खरीदना या दुकान लेना, किराया मतलब, वो पूछा गया है। तो इस मामले में दिल्ली का खान मार्केट जो है भारत में सबसे ज़्यादा है और इकलौता है जो इस लिस्ट में शामिल है। एक्चुअली में ना इस लिस्ट में टॉप 25 को ही शामिल किया गया और टॉप 25 में दिल्ली का खान मार्केट जो है ये 22वें स्थान पर है। तो यानी कि इकलौता भारत का कोई मार्केट है जो इस लिस्ट में है शामिल। कौन सी लिस्ट है? दुनिया के सबसे महंगे खुदरा बाजार की, रिटेल मार्केट्स की ये लिस्ट है जो सबसे ज़्यादा महंगे हैं। तो इसमें देखो ये बताया गया है कि दिल्ली का खान मार्केट जो है किराए के लिहाज से 22वें स्थान पर है। यहाँ पर किराया जो है, वार्षिक किराया $217 पर वर्ग फुट है, पर स्क्वायर फुट है। ठीक है। न्यूयॉर्क की फिफ्थ एवेन्यू ये टॉप पर बनी है, पिछली बार भी थी, इस बार भी है टॉप पर। सेकंड पर मिलान का विया मोंटेपोलियन है। थर्ड पर हांगकांग का सिमशा तुसुई है। क्लियर? तो ये टॉप 3 हैं और ये 22वां भारत का। हाल ही में मिचोंग तूफान के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये कहाँ पर आ रहा है? मिचोंग जो तूफान है ना, ये आ रहा है दोस्तों कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। देखो बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे तूफान बनते हैं। इस साल का ये चौथा तूफान है बंगाल की खाड़ी में जो उठा है। और अगर भारतीय क्षेत्र में बात करें कि भारतीय रीजन मतलब अरब सागर वाला भी मिला दिया जाए तो टोटल 6ठा तूफान है इस साल का। तो ये मिचोंग भी आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मेढेली के बारे में बात किया था हमने, अब मिचोंग के बारे में सुनिए। अच्छा, एक चीज़ और, तूफान नाम कैसे रखा जाता है, कौन रखता है, ये सब
कई बार आपको बताता रहता हूँ समय समय पर, लेकिन समय पर क्या होता है, नए लोग भी जुड़ते जाते हैं, तो इसलिए बार बार बताना पड़ता है। तो आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको सुन लीजिए कि तूफान के नाम कैसे रखे जाते हैं। तो देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, द वीडर चैनल का ये देखो आर्टिकल भी है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो भारत का जो मौसम विज्ञान संगठन है उसके द्वारा भारतीय जो क्षेत्र हैं, भारत क्षेत्र बोले तो जैसे कि आप देखो ये हुआ अपना प्यारा भारत, यहाँ पर इधर पड़ता है अरब सागर, ठीक है, इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी और नीचे पड़ता है हिंद महासागर। तो अब इस रीजन में जितने भी देश आते हैं, टोटल ऐसे 13 देश हैं, 13 देश ऐसे हैं जहाँ पर इन रीजन में अगर कोई तूफान बनता है तो वो इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इन देशों का एक समूह बनाया गया और कहा गया कि आप लोग के यहाँ तूफान आता है तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए एक ही संगठन बनाया जाए, मतलब एक डेटा लिस्ट बनाई जाए, जहाँ से क्या हो कि पता रहे कि कौन सा तूफान किस इंटेंसिटी का था और जो आया था तो वो कितना तबाही मचाया था, जिससे आगे आने वाले तूफानों का पूर्वानुमान किया जा सके। तो इसके लिए 13 देशों का एक ग्रुप बनाया गया। पहले तो 8 ही 9 देश थे, अब कई बार जब लिस्ट आई तो उसके बढ़ाया गया था उसमें देश। तो 13 देशों से, ये हैं 13 देश, इन 13 देशों से कहा गया कि भाई आप लोग एक काम करो ना, अपने 13 नाम दे दो हमें। तो ये 13 नाम दे दिए कि हमारे हिसाब से ये नाम रखे जाएं। अब इन 13 देशों के 13 नाम यानी कि 13 × 13 कर दो, 169 नाम। इन 169 नाम की लिस्ट बनाई गई और इस लिस्ट में देशों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया। जैसे अभी अपने वाले ग्रुप में ए से कोई नाम है नहीं तो बी से पड़ता है बांग्लादेश, इसको टॉप पर रखा गया। फिर बी के बाद आई आता है अपने वाले ग्रुप में, क्योंकि सी डी ई इनसे सबसे नाम है नहीं, तो आई से इंडिया है, ईरान है, मालदीव है। फिर आई के बाद एम आता है, मालदीव है, म्यांमार है। फिर एम के बाद ओ आता है, एन से भी कोई देश नहीं है तो ओमान है। फिर पाकिस्तान है, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन, ठीक है, क्योंकि यूएई, यमन वगैरह ये यहाँ पर पड़ते हैं, अरब सागर इम्पैक्ट डालता है। तो अब इन देशों के नाम रखे गए, ठीक है। अब इन्हीं के नाम पर ऐसे ही बारी बारी लिस्ट 1 कंप्लीट होती है, फिर लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5 वगैरह वगैरह, क्योंकि 13 नाम है। अब ये लिस्ट हो चुकी है कंप्लीट। इस वाले लिस्ट में हम लोग चल रहे हैं। इस वाले लिस्ट में आपने देखा बिपरॉजय आ चुका, तेज आ चुका, हामून आ चुका, मेढेली अभी आया था रिसेंटली, और अब देखो मिचोंग आया है, ठीक है ना, मिचोंग आया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि बताओ मिचोंग नाम किसने दिया। तो मिचोंग नाम जो है वो म्यांमार ने दिया है, इसी लिस्ट में आप देख पाओगे। यहाँ पर मिडहिल जो आया था अभी, उसको मालदीव ने दिया था नाम। अगला वाला जो आएगा वो रीमल होगा और रीमल को नाम ओमान देगा, ठीक है ना। तो अगला आप देख लो, फिर आसना होगा, पाकिस्तान ने आसना नाम दिया है। फिर दाना जो है कतर ने नाम दिया है। तो अगले कुछ तूफान है, अब मैं रोज़ रोज़ इसको नहीं बताऊंगा, इस बार ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब ये जब तक दाना नहीं आ जाएगा तब तक नहीं बताऊंगा, ठीक है। 2 तूफान जो है इसी में आप समझ लेना। तो ये सब चीज़ें हैं, इसी प्रकार से नाम रखे जाते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कुल मिला करके। तो कारण यही है, रीज़न यही है कि पूर्वानुमान किया जा सके कि ये वाला आया था तो इतना इम्पैक्ट डाला था, इतने तूफान से और इस जगह से उठा था, तो अगली बार ये फिर से कोई आया है कभी तो उसको उठा करके देखेंगे कि जब इस जगह से उठा था तूफान और यहाँ पर इतने स्पीड से आया था तो कितना तूफान मचाया था, उतनी दूरी को खाली करवा लो तो नुकसान नहीं होगा, है ना। यही होता है। स्काईमेट वीदर ने ये रिपोर्ट बताया है। तो मिचोंग नाम है, नाम इसको म्यांमार ने दिया है। क्लियर, चक्रवाती तूफान। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2023 में आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने किस नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है। तो टेंटलम खोजा गया है अभी हाल ही में सतलुज नदी में। ये एक मतलब कि समझ लो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ है वो है सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स वगैरह में ये टेंटलम धातु बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ ना कि आईआईटी रोपड़ के कुछ रिसर्चर्स थे, सिविल इंजीनियर्स थे बेसिकली, वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। होता यही है कि खोजने जाओ कुछ और मिल जाता है कुछ और। ऐसे यहाँ पर भी हुआ है, वो कुछ और चीज़ खोजने की तलाश में थे, यहाँ पर इनको एक धातु मिल गया, बहुत ही रेयर मात्रा में ये पाया जाता है। तो ये दुर्लभ धातु है टेंटलम, जिसकी खोज अभी हुई है सतलज नदी में। किसके द्वारा? आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं के द्वारा। अब ये टेंटलम की खूबियाँ आप जानो, ये टेंटलम होता क्या है, क्या इसका महत्व है। तो दोस्तों ये जो है अभी हाल ही में प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि सेबेस्टियन के नेतृत्व वाली टीम ने इसे खोजा है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। इस मेटल का, ये एक रेयर मेटल है, इसका यूज व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर्स में होता है।
इसका एटॉमिक नंबर है 73। एटॉमिक नंबर आप जानते हो ना, मतलब एटॉमिक नंबर बोले, परमाणु संख्या बोलें या प्रोटॉनों की संख्या बोलें या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलें, सब एक ही है। राखी रंग जो है ये खाकी होता है, यानी कि इसका ग्रे रंग है, और कलर मैंने दिखाया भी। बहुत ही भारी और बहुत ही कठोर लचीला भी होता है। लचीला मतलब कि समझ लो कि इसकी धातु तन्यता जिसे कहते हैं, सोने की तरह, ये टूटेगा नहीं, इसको खींच के तार लंबा बनाया जा सकता है अच्छे तरीके से, क्योंकि लचीला है। इसकी खोज अगर बात करें, टेंटलम की खोज आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी खोज पहली बार जब हुआ था तो स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने की थी 1802 में। तो ये बहुत ही दुर्लभ धातु है, बहुत ही रेयर मात्रा में पाया जाता है। अपनी आवर्त सारणी में 73वें स्थान पर इसको स्थान दिया गया है, और ये अभी पंजाब की सतलज नदी में खोजा गया है, याद रहेगा। आगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यूएई वाले ना या तो दुनिया में पहला करते हैं या तो दुनिया में सबसे बड़ा करते हैं। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात ने अभी दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा प्लांट ये उद्घाटन किया है। सिंगल साइट मतलब एक ही साइट पर सबसे बड़ा सोलर प्लांट। भाई इनके पास ज़मीन की कमी तो है नहीं, ठीक है ना, हालांकि है तो छोटू सा देश, लेकिन इतना रेत भरा हुआ, इतना रेगिस्तान है कि भाई लगा दो, प्लांट लगा दिए। ये वल्लभ बीबी वाले हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट इन्होंने अभी उद्घाटन किया है, दुनिया का सबसे लंबा। इनको करना भी था। इस बार ये COP28 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जलवायु परिवर्तन को लेकर के, क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, इस बार यही अध्यक्षता भी कर रहा है दुबई। कई बार मैं बता चुका हूँ, अभी 30 नवंबर से ये समिट शुरू होने वाला है। 30 नवंबर से चल करके 12 दिसंबर तक चलेगा। दुबई में अध्यक्षता होगी, मेज़बानी की जाएगी इसके द्वारा COP28 शिखर सम्मेलन की। तो उससे पहले ही इसने एक प्लांट का उद्घाटन किया है, और उसके बाद दुनिया को दिखा दिया है कि देखो हम जो हैं ये क्लाइमेट के लिए कितने ज़्यादा सजग हैं और आगे क्या काम कर रहे हैं। दुनिया भर को तेल बेचते हैं और अपना खुद देखो रीन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इनको भी पता है कि भैया अपना जब तेल खत्म तो मतलब खेल खत्म, अपन लोग को भी दूसरा ऑप्शन तलाशना चाहिए। यही कारण है कि ये लोग टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे सस्टेनेबल जो रीन्यूएबल एनर्जी हैं उन पर काम कर रहे हैं। जैसे सऊदी अरब देखो, सऊदी अरब भी आज बहुत तेज़ी से वो कोशिश कर रहा है बड़े बड़े इवेंट्स अपने यहाँ होस्ट कराने की। 2034 वाला फीफा वर्ल्ड कप भी ले गया सऊदी अरेबिया। अभी कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था। कि बड़े बड़े स्पोर्ट इवेंट होने से क्या होते हैं कि टूरिज़्म बढ़ता है, और टूरिज़्म पर ये लोग काम कर ही रहे हैं। मैंने आपको एक मोखा प्रोजेक्ट बताया था सऊदी अरब का, यहाँ का बताया था। देखो एक चीज़ और, अगर आप सोच रहे हो यहाँ पर ये ऑर्डिनरी करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा तो ये आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं कहानी के रूप में आपको बताऊँगा चीज़ों को लिंक करके, तो आपको इसी हिसाब से समझना होगा। आप अगर रेगुलर बने रहोगे तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बीच बीच में वो रिपीट होंगी और आपको भी रिकॉल होंगी, ठीक है ना। तो देखो अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बनाया था इसने। यूएई ने एक धरती पर चांद उतारा था, एक प्रकार का रिजॉर्ट बनाया है, मून रिजॉर्ट जिसे कहते हैं, वो बन ही रहा है अभी हालांकि। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दुबई ने बनाई, यूएई ने बनाया, जिसकी वजह से यहाँ पर भी टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो ये लोग जो है टूरिज्म के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म जो है ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम इन्जॉयमेंट होता है। एक बार इन्वेस्ट कर दो, कोई ऐसा चीज़ बना दो कि लोग आते रहें, देखते रहें, टिकट खरीदते रहें। फिलहाल 2 लाख घरों को पावर सप्लाई करने की क्षमता वाला 35 किलोमीटर दूर अबू धाबी शहर से, जो कि इसकी राजधानी है, वहाँ से है ये 2 गीगावाट इसकी क्षमता है। नाम है अल धाफरा सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। क्लियर है, यूएई में। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। व्हाट्सएप चैनल भी अपना ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर वन लाइनर भेजा जाता है। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं अपडेट कर पा रहे हैं अपना व्हाट्सएप, जिनकी वजह से ये चैनल नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, अपने व्हाट्सएप को अपडेट कीजिए, उसके बाद लिंक पर क्लिक कीजिए, आप जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर भी PDF बहुत सारी पड़ी हुई हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, आगे भी आने वाले टाइम में आएंगी। प्रसिद्ध JCB साहित्य पुरस्कार, कल मैंने पूछा था कि कितना पुरस्कार धनराशि पाता है, तो 25 लाख मिलता है विजेता को, 10 लाख मिलता है ट्रांसलेटर को, अनुवादक को। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? एकता कपूर बन गई हैं, पहली भारतीय मतलब। अगला, आज आपको क्या बताना है? शब्द क्यू का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ये क्वेश्चन समझ लो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस ब्रांड के एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं? निम्न में से किसके ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं? इनको भी आपको बताना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, एंड तक बने रहने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।